हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा यूनिक है। विषय है कि हार मानते हुए जीतने की तैयारी कैसे करें। किसी सिचुएशन में अगर परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि भाई अब आपको हारना ही है, आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हार स्वीकार करने के बाद फेलियर की फीलिंग का जो एक ट्रॉमा या एक मानसिक नकारात्मक स्थिति आ जाती है, उससे कैसे निकलें और आगे भविष्य में उस मामले या उससे रिलेटेड या नए मामले में जीतने की तैयारी कैसे करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे स्वयं को प्रशिक्षित करें, क्या करें, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 स्ट्रेंथ और पाइल नंबर 2 टेम्परेंस। 2 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, एक फीलिंग, एक वाइब दे दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्ट्रेंथ नाम के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो भी लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसी भी मामले में, चाहे वो प्रेम का हो, जीवन का हो, पैसों का हो, फैमिली का हो, किसी भी सिचुएशन में जब हार मानने वाली स्थिति आ जाए, भाई रास्ता ही नहीं बचा, अब तो हार हो ही गई, तो उस हार मानने वाली स्थिति को स्वीकार करके जीतने की तैयारी कैसे करें, यह आज हमारा विषय है। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर द हाई प्रीस्टेस। किसी भी सिचुएशन में जीतना आपकी नियति हो सकती है, लेकिन उस नियति को, नियति मतलब डेस्टिनी, उस नियति, उस डेस्टिनी को पाने से पहले आपको अपने आप में, स्वयं में थोड़े परिवर्तन करने होंगे। जैसे हम थोड़े पास्ट की बात करें, जिन मामलों में आप हार गए या हार गईं, उनमें से ज़्यादातर मामले, मल्टीपल क्राइटेरियाज आ रहे हैं, हर एक के साथ अलग अलग रेजोनेट होंगे। ज़्यादातर मामले ऐसे दिखते हैं जहां पर आपका इमोशन ही ब्लंडर कर गया, आप इमोशनली गलत ड्राइव हो गए या हो गई, आपके डिसीजन इमोशनल एंगल की वजह से हुए और उन इमोशनल डिसीजंस का नुकसान आपको फिर उठाना पड़ गया। उन मामलों की बात भी यहाँ आ रही है जहाँ पर आपकी योजना सही थी, आप काफ़ी प्रैक्टिकल थे और आप अपनी योजना में स्वयं लड़खड़ा गए। दूसरों को मैनेज करने की एक प्रवृत्ति कह लें, मानसिकता कह लें, या ज़रूरत से ज़्यादा मैनेज करने की चाहत कह लें, ये सारी चीज़ें मिलकर चीज़ों को ख़राब कर गई। उन मामलों में, जैसे अब वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि भाई उस नकारात्मकता को स्वीकार करना अभी भी आपके लिए संभव नहीं दिख रहा, आप मान नहीं रहे हैं, आप मान नहीं रही हैं कि हाँ ये चीज़ें निगेटिव हो गई, अब ये निगेटिव ही है, अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जानते हैं, जानती हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर रहे। अभी भी आपका अपने से, स्वयं से झगड़ा चल रहा है। आगे चलते हैं। वर्तमान को लेकर के एक अनिश्चय की स्थिति इस मामले पर दिखती है और भविष्य को लेकर मामला दूर की कौड़ी है, ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी मानसिकता भी नजर आती है। रीडिंग कहती है कि फ्यूचर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं में काफी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा विषय है कि जीतने की तैयारी कैसे करें। उससे पहले हमें क्या करना है, हारने की तैयारी करना है।
भाई आप एक मैच खेल रहे हैं, मैच में आप हार गए, अगला जीत गया, आप हार नहीं मानेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। हार मान लेने का अर्थ यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर आपके जीवन में हो गया, कोई बहुत बड़ा तूफान ऐसा आ गया कि अब आपका जीवन एकदम खत्म, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये ग्रह छोड़ ही देना ही विकल्प। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर सोच में आता भी है ना बाई चांस, तो ये सिर्फ मूर्खता और बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक जैन साधु था, जापान का साधु था। जापान में झेन या जैन करके होते हैं, तो वो जैन साधु था, उसके बारे में प्रचलित था, दूर दूर तक उसके बारे में प्रसिद्धि थी कि इसे कभी कोई हरा नहीं पाया, कभी कोई हरा नहीं पाया। तो एक पहलवान था, उसने पता किया, बोले कुश्ती में भी? बोले हाँ, वो किसी चीज में आप उसे हरा ही नहीं सकते। वो चला गया भाई, उसने मीलों की यात्रा करी, पहुंचा, उसको चुनौती दी, बोला मेरे को लड़ना है। उस साधु ने कहा मुझे नहीं लड़ना, कुश्ती में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बेकार फालतू की चीज, शरीर पे मिट्टी विट्टी लग जाती है, कपड़े भी अलग खराब हो जाते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे तो लड़ना है, मुझे पता चला तुम हारते नहीं हो। उसने कहा नहीं, तुमने गलत सुना, मैं हारता नहीं हूं, नहीं, मुझे कोई हरा नहीं पाया। तो उसने कहा मतलब तुम हर बार जीते? उसने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं जीता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे हरा नहीं सकते, मैं जीता नहीं जीता इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने कहा कल सुबह लड़ाई करेंगे। उसने कहा मुझे तो नहीं लड़ना। बोला सुबह लड़ेंगे वरना मैं झोपड़ी में घुस के मारूंगा। भाई सब लोगों को पता चल गया, लोग आ गए तमाशा देखने की, देखें पहलवान कैसे हारता है। सुबह सुबह वो भी आया, जैन साधु भी आया, नहा धोकर अंगड़ाई वंगड़ाई लेता हुआ आया। उसने बोला कुश्ती शुरू करे। उसने कहा ठीक है। जैसे ही घंटी बजी टन, जैन साधु जमीन पर लेट गया। बोला तुम जीत गए, मैं हार गया, जाओ। उसने कहा मतलब? बोले कुश्ती का नियम है चारों खाने चित, देखो मैं चारों खाने चित, तुम जीत गए, मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा ऐसे कैसे हार गए? उसने कहा बस इतना ही है और कोई मामला नहीं है, मैं हार को स्वीकार करता हूं, तुम हारे हुए को अब और नहीं हरा सकते। उसने कहा मैंने तो तुम्हें छुआ नहीं, तो मैं जीता कैसे? उसने कहा यह तो तुम्हारी समस्या है, मैं हार गया, मामला खत्म, तुम नहीं जीते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भैया, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें मारपीट करनी तो कर लो, लेकिन मैं तो हार गया और तुम जीत गए मेरे अनुसार। अब तुम खुद को जीता नहीं मानते तो तुम्हारी समस्या है, लेकिन मैं हार मानने को तैयार हूं। अब यहां पर सवाल है, ये एक बोध कथा है जो शिष्यों को सिखाई जाती है। शिष्यों के लिए सवाल उठता है, गुरु के द्वारा पूछा जाता है कि अब सवाल उठता है कि क्या वो सचमुच हारा, क्या वो सचमुच जीता? और इससे भी बड़ा सवाल है कि हारे हुए को हराइएगा कैसे? जो पहले ही हारा हुआ है आप उसे और नहीं हरा सकते ना, वो है ही ग्राउंड पे, जमीन पर ही है, अब उसे क्या जमीन के नीचे थोड़ी लेके चले जाओगे? तो रीडिंग कहती है कि आपको पहले हारना स्वीकार करना होगा। वो स्वीकारोक्ति कैसे आएगी? स्वयं से झगड़ा करना बंद कर दीजिए, मान जाइए कि चीजें नकारात्मक हो गई, मान जाइए कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार खत्म, मान जाइए कि उनकी नजरों में मैं गिर गया या गिर गई, मान जाइए कि मेरे लिए दुनिया के सब दरवाजे, ठीक है चलिए मान लेते हैं, सब दरवाजे बंद, 100 दरवाजे थे, 100 के 100 बंद, खत्म। मान जाइए कि हम अंधेरे कुएं में आ गए, लेकिन कुएं में तो आ गए ना, पहले आ जाइए। अब आगे का क्या? अब आगे के लिए यह कहता है कि जब अब रीडिंग पढ़ रहा हूं, रीडिंग को रीडिंग की लैंग्वेज में, जब तुम एक बार स्वयं से झगड़ा बंद कर देते हो और हार को मान जाते हो, तो ये फेलियर एक गिल्ट बनाता है। अब वो हार मानने की जो भावना है, जब वो साधु जमीन पर लेट गया तो उसे पता था ना कि सब देख रहे हैं, मैं लेटा हुआ हूं, मैं हार मान गया हूं, सभी के सामने, पूरे गांव के सामने बेइज्जती हो गई, लेकिन वो बेइज्जती को स्वीकार कर रहा था। इंसल्ट को स्वीकार करना, पुराने समय में भारत में जब स्टूडेंट्स गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे, तो वे चाहे राजा के लड़के हों, चाहे कुम्हार के लड़के हों, चाहे सफाई वाले के लड़के हों, चाहे खेत में किसान हो उसके लड़के हों, चाहे किसी व्यापारी के लड़के हों, गुरुकुल में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। भिक्षा का पात्र लीजिए, डंडा लीजिए और जाइए, भिक्षाम देही सबसे लेकर के आइए। भिक्षा मांगने की वह जो योजना थी गुरुकुलों की, वह स्टूडेंट को डाउन टू अर्थ बनाती थी। स्टूडेंट को पता चलता था कि इनकी भिक्षा पर ही मेरा जीवन चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है और समाज मुझे पढ़ा रहा है, तो उसकी एक अलग नैतिकता बन जाती थी। जब व्यक्ति भिक्षा मांगने को तैयार हो गया, तो अब आप उसे और ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते, वो एकदम पीक पर आ गया है, डाउन
पोजीशन पे, पीक पर आ गया है। वो अहंकार में नहीं आ सकता कि आज तो मैं भिक्षा मांगने गया, मुझे तो केवल रोटी मिली, सब्जी नहीं मिली। तो भिक्षा में जो मिले सब स्वीकार। भिक्षुक इच्छुक नहीं हो सकता ना। तो आप जब उस फेलियर को स्वीकार करते हैं तो फेलियर की गिल्ट बननी शुरू हो जाएगी। आप जैन साधु तो हैं नहीं, आप गुरुकुल के स्टूडेंट भी नहीं है जिसे भिक्षा मांगने जाना है, तो आपकी गिल्ट बनेगी, अपराध की भावना की, अरे हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरे आत्मसम्मान की तो ऐसी तैसी हो गई, 4 लोग 6 लोग 10 लोगों के बीच में हमारी भयंकर इंसल्ट हो गई। मेरी किसी से एक बार बात हो रही थी, ऑफिस का कुछ मामला था उनके, और वे इसी गिल्ट में थे। मैंने कहा कितने लोग आपके ऑफिस में? बोले होंगे करीब 70-75 लोग। मैंने कहा ये 70-75 लोग आपके वृहद जीवन, जिस सिटी में आप रहते उस सिटी, स्टेट और देश में वैल्यू नहीं करते। एक दिन आपने जब ऑफिस छोड़ दिया तो ये 75 लोग पता नहीं कौन है, शायद ही इनसे कभी हेलो हो जाए, और अगर होगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा, आजकल आ गया है, वरना तो बात भी खत्म। ऐसा हो जाता है मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस। तो किसी एक सिचुएशन में अगर इंसल्ट हो रही है, आप पहले उसे स्वीकार कर लें, और जो अपराध की भावना है, गिल्ट की भावना है कि भाई मेरा आत्मसम्मान ठेस में आ गया, हम स्वयं में बहुत ज्यादा डोमिनेशन में आ गए, इसे कैसे संभालेंगे? रीडिंग कहती इसे भी स्वीकार कर लो। मानो कि हाँ मेरे में गिल्ट आ रहा है, मेरे में अपराध की भावना आ रही है, मेरा जो आत्म अहंकार था खंडित हो गया, मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो गया, पैरों के जूतों के नीचे रौंद डाला गया। मान जाओ। जब कहते हैं सब मान जाओगे तो स्थिरता आ जाएगी, रुक जाएगा। जैसे कभी कभी वो किसी मूवी में देखिए, हीरो बहुत मार मार खाता है, पटक के मारा जाता है, और उसके बाद देखिए वो 2 4 10 सेकंड के लिए क्या दिखाते हैं, हीरो एकदम रुक गया, एकदम स्थिर। फिर 10 सेकंड के बाद अचानक उसकी उंगलियां हिलती हैं, शरीर उठता है, और फिर वो सबको गिरा के मारता है। तो उस मोमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, तो एक स्थिरता आ जाएगी। लेकिन स्थिरता आप में एक और भावना लेकर आएगी, और वो भी अपराध की ही भावना, यानी सेल्फ गिल्ट की भावना होगी। और वो ये कि यार मैंने पास्ट में काफी चीजें गड़बड़ कर दी, मैंने ये नहीं किया होता तो कॉन्सिक्वेंस ये नहीं होता, वो नहीं किया होता तो ये ना होता, उसने ये कहा मैंने ये ना कहा होता तो ये ना होता। तो वो सारी चीजें, अब भाई हमने कहा हमने किया, सब हमारा ही पास्ट है, उसे भी स्वीकार कर लीजिए। कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाइए। जब आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे तो टर्न हो जाएगी लाइफ, पूरा एक यू टर्न आ जाएगा, समझिए ऐसे। और वो यू टर्न ऐसा नहीं है कि आप पुराने पथ पर जाएंगे, बल्कि वो एक नए पथ की ओर आगे भेजेगा, लेकिन एक समस्या के साथ में। समस्या यह है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट आ जाएगा। अब आगे जो भविष्य में नया कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें दिमाग इमोशनली, और वो भी इमोशन में क्या, नेगेटिव इमोशन में आ जाएगा कि यार हमारा एक प्लान चौपट हो गया, 10 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, 4 लोगों ने हमें गाली दी। मैं एकदम बुरी कंडीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे सबसे डाउन कंडीशन के बारे में डिस्कस करना है। उससे बेहतर पे आप छूट जा रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं पर रुक रही है तो ठीक है, लेकिन मैं तो सीढ़ी के सबसे निचले पायदान की बात करूंगा कि भाई योजना भी चौपट हो गई, रिस्पेक्ट भी खत्म हुई, 4 लोगों के सामने इंसल्ट भी हो गई, और कंडीशन ये आ गई कि यार सिर उठाने में भी शर्म आ रही है, वहां तक गिर गए। लेकिन कहता उसके बाद अगला जो स्टेज है उस पर आपको आगे बढ़ने से पहले एक इमोशनल डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा कि अब मैं इस नई योजना पर यदि काम करूं और ये गड़बड़ हो गई तो फिर तो और इंसल्ट हो जाएगा, अभी एक हो चुकी है, अभी दोबारा डबल अप हो जाएगा। तो रीडिंग कहती है कि अब समर्पण करना है ईश्वर के प्रति, अब समर्पण करना है ईश्वर के प्रति, और शॉर्टकट लेने से बचना है। जरा लंबे मार्ग को बना दीजिए, यानी जो नई योजना बनाई है उसको लंबा ले लीजिए। हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी मामले में प्रेम संबंध है, 2 उदाहरण लेते हैं, एक प्रेम का और एक धन का। ठीक, मान लीजिए कोई प्रेम संबंध है जो छूटा, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन पर टूटा, सारी गलती आपकी दे दी गई, सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव, वो पर्सन सब आपकी गलती मान रहे हैं, सब स्वीकार कर लीजिए, बस बात हो गई खत्म। अब स्वीकारोक्ति के बाद चूंकि प्रेम वाला मामला है तो आपको तुरंत नए प्रेम में नहीं जाना है, स्थिरता तक पहुंचिए, अभी बताया था। स्थिरता के बाद अब न्यूट्रल सिचुएशन में कंटिन्यू करिए कि अभी मुझे किसी के साथ प्रेम संबंध में नहीं जाना। अगर कोई आए और बोल दे कि सुनो आई लव यू, तो उसको बोले देखो काइंडली गो टू हेल्प, अभी हम तैयार नहीं है। ठीक,
क्लियर मना। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो एक अपराध की भावना और मन में जन्मेगी, अपराध नहीं, इसे हम कहेंगे इमोशनल गिल्ट की भावना जन्मेगी, जहां आपकी फीलिंग ये हो जाएगी कि यार पता नहीं मेरे में ही खराबी है, मेरे ही प्रेम संबंध नहीं टिक पाते, या कोई मुझसे ही प्यार नहीं कर पाता, या हम जिससे प्यार करते हैं सब चौपट हो जाता है। ठीक, उस भावना को भी कहते हैं आत्मसात कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर ये मतलब कॉन्शियस रहिए ना, आप जागते हुए इंसान, ऐसा थोड़ी कि पता नहीं है। उस भावना को देखिए, समझिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, ये ठीक है, फीलिंग आ रही है तो आ रही है, हम कहें क्या, आ रही है तो हम कर भी क्या सकते, कोई स्टॉप बटन तो है नहीं कि हम दबाएं और रुक जाए। तो उसे भी स्वीकार करिए कि ठीक है भाई, ये नकारात्मकता आ रही है, लेकिन अब यहां से आगे अपना जीवन हम ईश्वर को समर्पित करते हैं कि हमारे जीवन में अगर प्यार के नए फूल खिलने हैं तो वो ईश्वर खिलाएंगे, हम प्रतीक्षा नहीं कर रहे। इसे समझिएगा, ये लाइन को, हम प्रतीक्षा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रतीक्षा कर रहे, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी मित्र आपको सांत्वना दे देगा, अरे कोई नहीं, छोड़ो यार, ये मामला खत्म हो, अभी 2-4 महीने में फिर कोई नया मिल जाएगा या कोई नई आ जाएगी, तो हमारा मन इंतजार में आ जाता है, हमारा मन इंतजार में आ जाता है। और इंतजार चीजों को पहले तो लंबा कर देता है, और दूसरा कोई यूं ही आ जाए जीवन में आलतू फालतू तो भी लगता है यही वाला है या यही वाली है। तो उस भावना से बचिए और बस आगे बढ़िए। आपके जीवन में प्यार के फूल खिलने की पॉसिबिलिटी यस में तो है, लेकिन उसके बारे में रीडिंग कहती है जानकारी मत दो, क्योंकि समस्या वहीं पर जाकर टिकेगी कि ये फिर अजम्पशन में चले जाएंगे या चली जाएंगी। तो रुक जाइए। धन के मामले में भी यही रूल एप्लीकेबल होगा कि भाई जिस भी वजह से जो भी पैसा नुकसान हुआ या जो भी धन आपसे छीन लिया गया, लूट लिया गया, जो भी हो गया, उसे स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, जो चला गया चला गया। भाई हमारी जेब में 100 रुपया था, गिर गया गिर गया, किसी ने 2 झापड़ मार के छीन लिया तो छीन लिया, बट ठीक है ना, छीन लिया, गया। जो गया वो नहीं आएगा। 100 की नोट का नंबर था 00001, वो 00001 नंबर की नोट नहीं आएगी। दूसरे 100 रुपए भले आ जाएं जिसका नंबर कुछ और हो, वो वाली नोट नहीं आएगी। उसकी चिंता में दुबले होना बंद कर दें, पहला स्वीकार कर लें। दूसरा, स्थिरता के भाव में आपका मन एक ऐसे डिमोटिवेशन में, आर्थिक मामलों में जाएगा जहां आपको लगेगा कि यार सब कुछ खराब है, हम कुछ भी करें वो भी चौपट हो जाएगा। इस भाव को भी स्वीकार करिए कि हाँ देखो, मेरा मन इतना निगेटिव हो गया है। इस इंसिडेंट से अपने आप को बताइए कि मेरा मन इतना निगेटिव हो गया कि हम ये सारी चीजों में आगे जो भी करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो रीडिंग कहती है कि अब वहां पर एक लंबी प्लानिंग करनी है। 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने की प्लानिंग मत करिएगा। मिनिमम 1.5 ईयर, मैक्सिमम जितना आप ले जाएं 3 साल 5 साल, 1.5 साल की मिनिमम प्लानिंग कि भाई अगले 1.5 साल की फाइनेंशियल मैटर्स में चीजें जो हमारी खराब हुई, नुकसान हुआ, उसे कवर अप करने या मैनेज करने के लिए हमारी ये 1.5 साल की प्लानिंग है। हम इसी प्लान पे काम करेंगे। आगे रीडिंग कहती है जब प्लान करेंगे तो आपके लिए पुराने और नए अवसर द्वार खोलते चले जाएंगे और चीजें बेहतर होंगी। दूसरे एस्पेक्ट में भी, यानी प्यार और आर्थिक मामलों के अलावा भी अगर कोई विषय है तो उस पर भी नए अवसर जो नए पुराने और नए अवसर, पुराने और नए अवसर, पुराने का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पुराने और नए अवसर द्वार खोलते जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्शियस बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अवसर छोटे समय के लिए द्वार खोलेंगे। अगर आप द्वार से निकले, यानी आपने अवसर को, अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, तब तो ठीक, वरना वो दरवाजा बंद होगा, फिर कोई और खुलेगा। ऐसा नहीं कि क्लोज ही हो जाएगा। ये कहते हैं मल्टीपल है, एक बंद, आप नहीं गए, ठीक है, कुछ समय रुकेंगे, फिर दूसरा खुलेगा, नहीं गए, फिर तीसरा खुलेगा। ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं पुराने अवसरों की। पुराने अवसर का यहां पर जो मीनिंग आ रहा है वो ये है कि वे अवसर जो पास्ट में आपसे छूट गए थे और आपके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग भी आ गई थी कि यार मौका नहीं मिला। लेकिन ये वाला जो पुराने अवसर वाला मामला है, ये प्रेम संबंधों पे लागू नहीं होगा, जहां आप गलती से ये सोचें कि यार मेरा एक्स वापस आ जाएगी या पुराने बॉयफ्रेंड या हमारा पुराना क्रश, नहीं, वो नहीं है, उस पर लागू नहीं है। तो ये चीज करें। लास्ट में क्लोज करने से पहले एक और चीज, वो ये कि आप जब निगेटिव हो जाते हैं या हार मानने की कंडीशन में आते हैं या एक स्थिर मोमेंट सारे पे आते हैं और एक नए फॉर्म के लिए, एक नए अवसर के लिए, एक नई योजना के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आपका जो पर्सनल अपना आंतरिक इमोशनल चैनल है वो बहुत
कमजोर अवस्था में होता है। इसको ऐसा समझे कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से जब आप मजबूत नहीं हैं तो प्रॉमिस मत करिए। मैंने कहा था योजना बनाइए 1.5 साल की कम से कम, ठीक। प्रॉमिस मत करिए, खुद को भी प्रॉमिस मत करिए। अपने आप से बात हो तो बताइए कि ठीक है यार, हमारा एक टारगेट है, हमने बनाया है, 1.5 साल लगेंगे या 2 साल 3 साल लगेंगे, हम इसी पर काम करेंगे। किसी और को भावावेश में बहकर प्रॉमिस मत करिए। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले, जब आप इस ड्यूरेशन में काम करें, तो किसी भी निर्णय पर, डिसीजन पर पहुंचने से पहले सिर्फ एक चीज का ख्याल रख लीजिएगा, और वो ये कि जरा आराम से बैठकर सोचिएगा कि यार ये वाला डिसीजन कहीं मैंने भावनाओं में बहकर तो नहीं ले लिया। अगर नहीं तो आगे बढ़िए, हाँ तो फिर रुक जाइए। पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने टेम्परेंस कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में है जहां हार मानने की स्थिति बिल्कुल बन गई है, तो उस हार मानने वाली स्थिति में भी आप जीतने की तैयारी कैसे करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए है हाई प्रीस्टेस। फायदा उठाया गया जबरदस्त तरीके से आपका। द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। फायदा उठाया गया आपका जबरदस्त, या ये कहें कि सीधे सीधे बेवकूफ बनाया गया, या ये कहें कि आपकी अच्छाई का लाभ उठा लिया गया, या ये कहें कि आपने अपनी अच्छाई में चीजों को गंवा दिया, चीजों में सिचुएशन आपके विरुद्ध हो गई। वर्तमान परिस्थिति भी ऐसी दिखती है जहां आप अभी भी उसी नुकसान को रिपीट कर रहे हैं। आपका लाभ उठाया जा रहा है, आपके व्यक्तित्व की, आपके इमोशंस की परवाह नहीं की जा रही है। सिचुएशंस आपके लिए कई बार एक पॉजिटिव सिनेरियोज ले आता है बीच बीच में, लेकिन वो थोड़े समय के लिए है और वापस रिवर्स हो जाता है। हमारी रीडिंग है कि आज का विषय है कि हार मानने की स्थिति में, हार मानने की इस कंडीशन में जीतने की तैयारी कैसे करें। हम थोड़ा पास्ट की आपके बात करें तो आप कहेंगे कि भाई मेरी लाइफ में चीजें इस तरह से मूव हुई, जिसे कहेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बदलाव आते चले गए, और मल्टीपल बदलावों ने, मल्टीपल परिवर्तनों, चेंजेस ने आपकी लाइफ को एक अलग दिशा में डिजाइन कर दिया, जहां आप अपनी योजनाओं में पूरी तरह से सक्षमता पूर्वक कार्य नहीं कर पाए और आपकी कई योजनाएं फेल हुई। हालांकि इस ड्यूरेशन में आपको एप्रिसिएशन भी मिली, तारीफ मिली, लोगों ने आपको सराहा, समझा, ऐसा भी किया। लोगों ने आपको बरगलाया भी, झाड़ के पेड़ पर भी चढ़ाया कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब उस अच्छे होने का हम क्या करें, कुछ नहीं। समस्या कहां से शुरू हुई? अगर हम ज्यादा पास्ट में जाएं तो एक गलत निर्णय और चीजें गलत एंगल पर ड्राइव होती चली गई। आपने मल्टीपल बार सोचा कि मुझे वह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन डिसीजन ले लिया गया था, अब उससे वापस जाकर के पलटा नहीं जा सकता, इसलिए आगे बढ़ने के अलावा मार्ग नहीं है। दूसरा, आप स्वयं में काफी ज्यादा लेजीनेस का शिकार हो गए, आलस्य का शिकार हो गए, जहां आपने अपनी स्वयं की कार्य करने की प्रवृत्ति को डाउन कर दिया, अपने खुद के स्वाभिमान को डाउन कर दिया, खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और स्वयं में स्वयं के प्रति एक अपराध भावना से भर गए। अब पहले इस सिचुएशन से निकलें और फिर जीत की तैयारी। पहले निकलेंगे कैसे उसको समझें। पहला चीज, जो नकारात्मक लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं, जिन लोगों को अभी भी आप ढो रहे हैं, सही शब्द है, उन लोगों से अपने आप को हटाना होगा। इस बात की परवाह बंद करनी होगी कि उन्हें क्या लगेगा, इनको छोड़ दिया तो उसको क्या लगेगा, इसको जो लगा उससे इसको क्या लगेगा, मुझे नहीं पता, सब गए भाड़ में। ठीक है, 3 गोल्डन वर्ड्स, सब गए भाड़ में, याद रखिए।
एक बार जब आप उनसे अपना पीछा छुड़ा लें, अब रीडिंग कहती है कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता और चीजें इस तरह से गुथ गई हैं जहां अलग होना संभव नहीं हो सकता है। वो किसी तरह का रिलेशनशिप मामला हो, ठीक, उस वाले मामले में कहते हैं अपनी राह पकड़ो, आगे बढ़ो और पीछे वाले की परवाह बंद कर दो, उसे हाईली इग्नोर कर दो, उसे एडवाइस मत दो। एडवाइस इस कदर नहीं देना है कि अपना सिर दीवार में मारने जा रहे या जा रही हो, उसको करने दो। आप बीच में मत आओ, बात खत्म। भाई हमें पता नहीं, तुम चाहे जो करो, तुम कुल्हाड़ी पे पैर मारो, पैर पे कुल्हाड़ी मारो, भाड़ में जाओ, हम अपनी राह पे आगे। लेकिन आपको उस पर्सन के साथ, अगर मामला किसी पर्सन का है तो आपको उस पर्सन के साथ सिर्फ, अगर देखो यहां पर ये वाली कंडीशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक ऐसे रिलेशन में है बाई चांस जहां पर आप एक परिवार के अंदर हैं, एक घर के अंदर हैं, भाग नहीं सकते वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन है, कर लीजिए, उसके अलावा नहीं करना है। उसकी बातें नहीं सुननी, उसे एडवाइस नहीं देनी, अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बतानी। और अगर एक ऐसा मामला है कि आप एक घर में हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन भी ड्रॉप कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। और ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि फिर ड्रॉप कर दिया तो फिर आप मालूम कर रहे हैं कि अरे उधर क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो ड्रॉप कर दिया, उसकी ज़िंदगी में अच्छा चले बुरा चले बहुत बढ़िया चले सुपर डुपर अच्छा चले, हमें लेना देना नहीं है, ठीक है, मान जाइए। दूसरा, अगर मामला किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है और सिचुएशन परिस्थितियां आपके लिए ऐसी हो गई हैं कि आपको हार मानना ही पड़ेगा या आप हारेंगे ही हारेंगे, इसमें जीतने की संभावना नहीं है, तो भैया जब सारी परिस्थितियां मिलके मुझे हरा रही हैं और हम जीत नहीं सकते और मुझे पता है जीत नहीं सकते, तो ठीक है ना, हम हार मान लेते हैं। अब हम क्या करें? आप सोचिए ना, आप छत पर खड़े हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने लगी, आप क्या करिएगा? नीचे चले जाइएगा। अब वहां हवा से थोड़ी लड़ेंगे, बारिश हो रही है, आप सोचिए ना, आप कहीं बाहर खड़े हैं और बारिश होने लगी, फिर ओले भी पड़ने लगे, चलिए तड़ातड़ तड़ातड़, आप क्या करिएगा? वहीं खड़े रहिएगा। प्रकृति है भाई, हम नहीं जीत सकते उससे, हमें हार मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी रूस के एक शहर में दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई, कई कई मंजिला बिल्डिंग्स के ऊपर बर्फ वहां से मतलब ऊंचाई तक जम गई, बहुत बहुत ज्यादा जम गई। कोई क्या कर सकता है? आप अपनी टेक्नोलॉजी अपने घर में रख लो, कर क्या लोगे? तो कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर आपको यह समझना होगा कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, बात खत्म हो गई, स्वीकारोक्ति। लेकिन अब उस स्वीकारोक्ति से आगे रीडिंग कहती है आपको अपने लिए अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाना है। अगर आप जीतने की तैयारी कर रहे हैं तो परिवर्तन में दो परिवर्तन आवश्यक हैं। नंबर एक, आपको अपने आप को भविष्य को लेकर के एक जिद वाली प्रवृत्ति में जाना है, यानी आपका मन अब आपको जिद वाले स्वभाव में लाना है कि भाई मैंने एक टारगेट बनाया फ्यूचर के लिए और इस पर हम जिद में हैं कि ये अचीव करेंगे। अगर रिलेशन है या कोई प्रेम संबंध है, हमने सोचा कि भाई इस पर्सन से हम कट ऑफ कर रहे हैं तो मेरी जिद है कि मैंने कट ऑफ कर दिया। अब कट ऑफ कर दिया का मतलब ये नहीं है कि फोन पर हम उसका स्टेटस चेक करें कि आज उसने क्या लिखा, भाड़ में जा, हमें नहीं लेना, हम उसका स्टेटस नहीं चेक करेंगे, हमने ब्लॉक मार दिया। मेरा पर्सनल, कृष्णा गुप्ता मेरा नाम, मेरा पर्सनल मानना है कि ब्लॉक नहीं करना चाहिए किसी के भी फोन नंबर को तब तक जब तक हम उसे सचमुच ब्लॉक ना करना चाहें। जैसे मैं अगर कभी किसी को ब्लॉक करता हूं, वैसे तो टेली मार्केटिंग वाले फोन को ही ब्लॉक करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी को ब्लॉक करिए तो ओपन करने के लिए ब्लॉक मत करिए, और अगर ओपन करने के लिए ब्लॉक करना है तो ब्लॉक मत करो। फिर मोबाइल में और भी सेटिंग होती है, उसके नंबर पर साइलेंट की टोन लगा दो कि उसका कुछ भी आए हमें पता नहीं चलेगा, ठीक। आगे कहते हैं कि आपको पर्सन के साथ में अपने आप को एक जिद में लेकर जाना पड़ेगा जहां आप उसके बारे में कोई भी जानकारी ना रखें। और अगर पर्सन टॉक्सिक नेचर है जो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं तो जानकारी पहुंचाने के माध्यमों को कट कर दीजिए, ब्रिज तोड़ दीजिए। उसने मैसेज किया, बिना खोले उसके नाम पे टैप करिए, मोबाइल में डिलीट मार दिए, मैसेज को खोल के पढ़िए भी मत। कोई बीच के मित्र वगैरह हैं, संबंधी हैं जो उनकी जानकारी लाते हैं, उनको बता दीजिए कि उसके बारे में बात करना है तो भाग जाओ यहां से। मुझे उसके बारे में एक अल्फाबेट नहीं सुनना, शब्द तो दूर की बात है, मुझे नहीं सुनना,
तीसरा, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, दुनिया में बहुतों के साथ मिस हैपनिंग डेली बेसिस पर हो रही है, तो उसके साथ भी हो गई, हम क्या करें? कट मतलब कट, पूरा कट ऑफ कर दीजिए। इस कट ऑफ में आपको जिद पे आना है। ये आपको लगा होगा बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल अब बता रहा हूं। दूसरा क्या करना है? चेहरे पर स्माइल बनाए रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, परिस्थिति, अब ये सभी के लिए, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो गई, आप हार मानने पर विवश हो गए, ऑफिस में लोग आपके विरुद्ध हो गए, आप एक नकारात्मक सिचुएशन में फंस गए, फैमिली में किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया जिसमें आप एक नेगेटिव सिचुएशन में उलझ गए, या सोसाइटी में हो गया, जो भी हो गया, चेहरे पर मुस्कान लाइए और जो आपसे पूछे उसे एक रटा रटाया आंसर दीजिए कि सब ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा है, ठीक चल रहा है, सब ईश्वर पर डालिए। आपकी मुस्कुराहट तीर की तरह उनके दिलों में चुभ जाएगी। आपको वो तीर निकालना नहीं है। अगर आप मुस्कुराना बंद करके दुखी रहना शुरू करेंगे तो आपने तीर निकाल दिया, आपको निकालना नहीं है। इसका अगला फायदा यह होगा कि आप जिद में आते हैं और चेहरे पर स्माइल रखते हैं। स्माइल का मतलब ये थोड़ी 24/7 24 घंटे स्माइल करते रहिए, मतलब शांत रहिए, मुस्कुराइए, ऐसा मत दिखाइए कि आप बहुत परेशान हो गए या परेशान हो गई हैं, तो कूल दिखिए। इसका लाभ यह होगा कि नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे, नई परिस्थितियां आपके लिए जनरेट होंगी, और सबसे बड़ा, वो व्यक्ति या वो परिस्थितियां आपकी शत्रु हो गई ना, आपके शत्रुओं का स्वतः दमन हो जाएगा। लेकिन फिर हम जाते हैं आपके पास्ट पर। वो गलती नहीं करनी है जो पहले आपने करी थी, जिसे आप कहते हैं हमने एक गलत डिसीजन लिया, एक गलत मोड़, और सारी चीजें गलत होती चली गई। अब हम बात कर लें थोड़ा गलत मोड़ पर क्यों पहुंचे। आसक्ति, लोभ, भय। आसक्ति मतलब किसी चीज से लगाव, लगाव लोभ को लाता है, लोभ मतलब लालच, आसक्ति से आता है लालच, और लालच से आता है डर। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो उस चीज के प्रति हमारे अंदर लोभ आ जाता है। वह लोभ एक डर उत्पन्न करता है कि यह चीज हमसे छूट न जाए। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग एक प्रेम संबंध में होते हैं, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल 1 साल उनका प्यार, क्या कहते हैं उसको, कोर्टशिप चलती है। कोर्टशिप मतलब बिना शादी के मिलना जुलना, बातचीत करना, हैंगी पैंगी करना, कोर्टशिप चलती है। और फिर एक सिचुएशन, कभी कभी, ऐसा नहीं कि सबके, कुछ लोग, कुछ थोड़े से 10-20% में कुछ लोगों के जीवन में आती है जहां उनको लगता है कि भाई इस पर्सन से मुझे प्यार नहीं है, मुझे इसके साथ जीवन नहीं बिताना। लेकिन एक अपराध की भावना आ जाती है जहां वे ये समझ नहीं पाते कि यार इस रिलेशन को हम छोड़ कैसे दें। 4 साल यार हम इसके साथ थे, छोड़े कैसे, हम छोड़ के हटें कैसे। तो रीडिंग कहती है कि अपने को गिल्ट में नहीं लाना, स्वयं से पूछिए पास्ट में आपने क्या गलतियां करी थी, भविष्य में वे गलतियां दोहराई ना जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। और भविष्य में गलतियां दोहराए जाने के 2 कारण होंगे। नंबर 1, आप आसक्ति यानी कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग में चले जाएं, इसलिए आपको थोड़ा अटैचमेंट कम रखना होगा। आप जब स्माइली फेस रखेंगे, अपने को जिद में लाएंगे, भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे, आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। उन्हें बस धन्यवाद दीजिए, बात खत्म। उनके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। पुराने गलतियों में एक और गलती करी आपने, आपके जीवन में एक परिवर्तन आया था। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो कहेंगे हाँ, एक सिचुएशन थी ऐसी जहां पर कुछ बदल रहा था और हमने गड़बड़ कर दी, वरना वो बदलाव हमारे लाभ में आ जाता, हमारे फायदे में आ जाता। वो बदलाव नहीं था, वो एक पूरा नया, समझो तो बदलाव या कहें नया पैटर्न आपके लिए ईश्वर ने प्रस्तुत किया था, जिसे आपको अपने इच्छा अनुसार चलाना था। वो बदलाव का क्षण फिर मिल जाएगा। क्या है? इसे अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एक नया अध्याय आपके जीवन में जोड़ा जाएगा ईश्वर के द्वारा, जो खाली होगा। अध्याय ही खाली, कुछ लिखा नहीं है, लिखना आपको है। अब ईश्वर के उस अध्याय पर, ईश्वर की उस पुस्तक के अध्याय पर जहां पेज ब्लैंक है, आप लिखेंगे कैसे? आपकी अपनी पेन चलेगी नहीं, आपको डिवाइन पेन लेनी पड़ेगी। और डिवाइन पेन क्या है? आपके कर्म। आप किस दिशा में कर्म करते हैं, उस दिशा में फ्यूचर बनता चला जाएगा।
आप जिस दिशा को सोचते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, उस दिशा में बनी हुई डेस्टिनी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसे करिए, इसे समझिए, इसे समझने का प्रयत्न करिए। और सबसे लास्ट में, जीतने की नई तैयारी में स्वयं में जो आपकी अपनी छोटी गिल्ट की फीलिंग आती है, या आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा बहुत ज़्यादा लाभ उठा लिया गया और आगे भविष्य में मेरा फायदा उठाया जा सकता है, इसका डर, तो रीडिंग कहती है कि उस डर को स्वीकार करिए और जानिए मानिए कि हाँ, भविष्य में बिल्कुल ये संभव है कि फिर से मेरा फायदा उठाया जा सके। लेकिन क्या इस बार हम फायदा उठाने की परमिशन दूसरे को देंगे? तो इसका आपके पास जवाब होना चाहिए नहीं। और सिर्फ नहीं से काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे काम चलेगा कि अब हम अपने व्यक्तित्व को एक ऐसा नया रूप देंगे जहां हम दूसरे का लाभ उठाएंगे, लेकिन नकारात्मकता के लिए नहीं, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, एक पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी कैसे? हमारा काम कोई करके प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, हम उससे काम कराएंगे, उसे धन्यवाद दे देंगे, ठीक। लेकिन उसको बेवकूफ बना के काम कराएं और बाद में उसको पता चले कि अरे मेरे को तो बेवकूफ बना दिया, ये गलत हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। आप अभी वर्तमान में पाइल नंबर 2 अपने जीवन में हारने की कंडीशन में भले पहुंच गए अपने इस मामले पर जिसके बारे में आप आज रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन रीडिंग के अकॉर्डिंग अभी आपके हारने का समय नहीं आया। बस एक सिचुएशन है जहां पर अभी आपके प्रतिशत गिरे हैं और इस गिरे हुए प्रतिशत को फिर उठाया जा सकता है अगर अपने में कॉन्शियस हो जाते हैं तो होइए और करिए। पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।